नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुत्वाकर्षण में। आज हम एक खास टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हैं, पलायन वेग के साथ। पलायन वेग, पलायन शब्द का अर्थ होता है भाग जाना, पलायित कर जाना, छोड़कर भाग जाना। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए, पलायन वेग को समझने के लिए पहले ये देखना होगा, ये चौक है, इसको पृथ्वी पर कौन है जो इसको स्थिर रखता है, और यानी किस ऊर्जा के कारण यह स्थित है, इसे हमें पहले जानना पड़ेगा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के कारण m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। और हम जानते हैं m द्रव्यमान के पिंड, m द्रव्यमान के किसी पिंड के लिए, कि किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित करते हैं, और U बराबर होता है -GMEm/RE। यदि ऐसा हुआ, इतना से स्थित है, यानी इतना अगर उल्टा दूसरे डायरेक्शन में, ये माइनस ऊर्जा, इतना ऊर्जा, अगर इतनी ही ऊर्जा प्लस दे दी जाए तो उससे वह पृथ्वी से भाग जाएगा। तो पलायन ऊर्जा अगर आपसे पूछा जाए पलायित होने के लिए, यानी m द्रव्यमान के किसी पिंड का पलायन ऊर्जा, पलायन ऊर्जा मतलब वह ऊर्जा जिसको दे देने के बाद वह पृथ्वी की सतह से चला जाए, दूर चला जाए, भाग जाए, उसको कहेंगे पलायन ऊर्जा। तो पलायन ऊर्जा इसके लिए हो जाएगा प्लस U। केवल यह ध्यान में रखना है, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी इसको लीजिए, इसी का प्लस, यानी GMEm/RE, ये प्लस। यदि किसी पिंड, अब हम जानते हैं कि ऊर्जा जो होता है वह किससे मापा जाता है, कार्य करने से। तो यदि किसी पिंड को, m द्रव्यमान के किसी पिंड को इतनी गतिज ऊर्जा दी जाए कि वह गतिज ऊर्जा इसके बराबर हो जाए, तो पिंड पृथ्वी की सतह से पलायित हो जाएगा। ध्यान में रखना, m द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल हो जाए पलायन ऊर्जा के, तो वह पृथ्वी की सतह को छोड़ देगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पलायन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है m द्रव्यमान के किसी पिंड का? काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते होंगे, 12mv² लिखते हैं। एस्केप वेलोसिटी को हम लोग ve से सूचित करते हैं, तब ve दे दिए, 12mv² इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, GMEm/RE। m स्मॉल m कट गया, m वस्तु का द्रव्यमान है और me मास ऑफ अर्थ है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इससे अब अगर हम देखा जाए, ve² बराबर 2GME/RE। इसलिए ve बराबर, पलायन वेग बराबर 2GME/RE। पलायन वेग का मतलब ध्यान से देख लीजिए, 2GME/RE। यहाँ भी अगर हम लोग चाहें तो कैपिटल G का मान, मास ऑफ अर्थ का मान, और R रेडियस ऑफ अर्थ का मान रखकर एस्केप वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में होगा हमको, स्मॉल g बराबर होता है GME/RE²। तो GME बराबर हम यहाँ बैठा देंगे GRE²। अब GME बराबर बैठाइए वहाँ GRE²। तो इसलिए VE क्या हो जाएगा अब हमारा, 2GME/RE बराबर हमारा हो जाएगा 2GME के बदले बैठाइए GRE² ये RE कैंसल। इसलिए VE बराबर हमारा हो गया √2GRE। ये उससे थोड़ा ज़्यादा सरल हो गया, ध्यान में रखना है। फिर से एक बार देख लें,
काइनेटिक एनर्जी जब पलायन एनर्जी के बराबर हो जाएगा तब वह पिंड पलायित हो जाएगा। और पलायित होने के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² GME/mRe से इससे गणना किया तभी E बराबर 2GMRE स्क्वायर रूट आया। और हम जानते हैं स्मॉल g बराबर GME/RE स्क्वायर। इसका वैल्यू हम बैठा दिए तो हमको अब आया VE बराबर √2GRE। अब अगर g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बैठाइए, RE का वैल्यू 6.36 गुने 10⁻6 मीटर के अबाउट, लगभग नियर अबाउट होता है 6400 किलोमीटर पृथ्वी का जो त्रिज्या है वह। तो इसको 6.36 के अनुसार बैठाइए। तो उससे अब हम अगर वैल्यू बैठा दें इन सबों का इस इक्वेशन में बैठा दें, VE बराबर बैठा दें तो हो जाएगा हमारा 2 गुने जी का वैल्यू 9.8 गुने 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट कर लें पूरा तो हमारा हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर पलायन वेग हो जाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास हो जाता है। अर्थात इतना वेलोसिटी से यदि हम पृथ्वी पर से किसी वस्तु को फेंक दें तो वह पृथ्वी की सतह पर दोबारा वापस नहीं आएगा, पृथ्वी की सतह को छोड़ देगा और छोड़ देने वाले वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। अर्थात पलायन वेग पृथ्वी की सतह से, यानी पृथ्वी की सतह पर का पलायन वेग तो पृथ्वी से लेना होगा। पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को फेंकने पर, जिस वेग से फेंकने पर वह वापस पृथ्वी पर नहीं लौटता है, उसे उस पिंड का पलायन वेग कहते हैं। ध्यान में रखना है अभी कि हमारा जो पलायन वेग आया था VE वह था 2GME/RE। अर्थात किसी पिंड का जो पलायन वेग होता है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान में रखिए, ये चौक अगर है इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा कि इसका पलायन वेग क्या होगा। पलायन वेग जिस अर्थ से, जिस प्लैनेट से, जैसे अगर हमने पृथ्वी से फेंका तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। कैपिटल G तो सभी जगह पर एक ही तरह होता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि पलायन वेग किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, तो जिस पिंड से वस्तु को फेंका जाना है उसके द्रव्यमान पर। अब चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा के द्रव्यमान पर, मंगल पर जाएंगे तो मंगल के द्रव्यमान पर, और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। एक बार फिर से पलायन वेग की परिभाषा देख लें, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, पृथ्वी पर का पलायन वेग कहलाता है। गणना के अनुसार वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। यह निर्भर पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी जिस पिंड को फेंका गया है उसके द्रव्यमान पर, उसकी आकृति पर, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है जिस प्लैनेट से, जिस जगह से उसको फेंका गया है, जिस पिंड मतलब जिस ग्रह से फेंका जाए उसके द्रव्यमान पर, उसकी त्रिज्या पर, ग्रह हो या उपग्रह हो जिसे फेंका जाता है उसके ऊपर वह निर्भर करता है। किसी भी ग्रह पर उसकी एक निश्चित स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के अगेंस्ट में आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तब जाकर के पिंड पलायित हो जाता है। यानी किसी को गुरुत्वीय क्षेत्र में जो बांधे है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, और जब उसको हमको बाहर कर देना है तो वह कहलाता है पलायन ऊर्जा। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और हम चंद्रमा पर से अगर किसी पिंड को फेंकेंगे तो वह उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ दे, इसके लिए कितना वेग से फेंकना पड़ेगा। अर्थात चंद्रमा पर पलायन वेग क्या होता है इसे समझने के लिए हमें चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण को जानना पड़ेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा की त्रिज्या है 1.77 × 10⁻6 मीटर। अब VE बराबर चंद्रमा पर का पलायन वेग के लिए फिर वही फॉर्मूला 2GM, यानी गुरुत्वीय त्वरण किसके ऊपर, चंद्रमा पर, इंटू R। अर्थात इसको वैल्यू को देखेंगे 2GM 1.63 और 1.74 × 10⁻6 इतना मीटर पर सेकंड।
इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। नियर अबाउट होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना हमको पृथ्वी पर का पलायन है, पृथ्वी पर का पलायन, पृथ्वी पर का पलायन है किसी भी पिंड को पृथ्वी पर से फेंक देना है आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से फेंकिए, वो पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। चंद्रमा पर का पलायन वेग यहाँ सामने है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। ये था हमारा पलायन वेग। अब हम लोग देखेंगे कक्षीय वेग। देखते हैं कक्षीय वेग को। कक्षीय वेग, कक्ष में वेग। कक्ष किसको कहते हैं? कोई भी ग्रह अपने तारा के चारों तरफ या कोई उपग्रह अपने ग्रह के चारों तरफ जिस पथ पर भ्रमणशील होता है उसे कक्ष कहते हैं। यूँ कक्ष जो होता है वह दीर्घवृत्तीय होता है। हम यहाँ थोड़ा कक्षीय वेग की गणना करने के लिए जब बैठे हैं, कक्षीय वेग की गणना कर रहे हैं, तो थोड़ा हम वृत्तीय पथ की कल्पना करेंगे। हालांकि हमने जिक्र किया कोई भी कक्ष, बड़ा कक्ष जब होता है किसी ग्रह का या उपग्रह का, तो वह दीर्घवृत्तीय होता है, परंतु हम थोड़ा गणना की सुविधा हेतु उसके वृत्तीय होने की कल्पना करेंगे। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ कोई जो ग्रह, पृथ्वी के चारों तरफ जो कोई उपग्रह भेजा जाएगा उसकी परिक्रमा करने के लिए, तो ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस RE है। पृथ्वी का जानते ही हम द्रव्यमान ME होता है। और ये ग्रह, ये कक्ष है जिसमें एक उपग्रह VO, V फॉर वेलोसिटी, O फॉर ऑर्बिटर, VO वेलोसिटी से M द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। पृथ्वी के केंद्र से अगर हम इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R मानते हैं, स्मॉल r, यानी सोचिए तरह सा कि अगर यहाँ पर एक ये चला गया है, ये हाइट को h मानिएगा, तो अगर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं? RE प्लस h। यानी पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र से जब हम बात करेंगे तो RE प्लस h डिस्टेंस पर है। स्मॉल r हम मान लेते हैं RE प्लस h को। अब इसमें कोई भी पिंड गति कर रहा हो तो इसमें दो तरह के बल अनेक लगते हैं, लेकिन यहाँ हम दो बल की बात कर रहे हैं। एक बल जो इसकी वेलोसिटी के कारण लगता है अभिकेंद्रण बल, वह इसको इससे दूर ढकेलना चाहेगा, बाहर करना चाहेगा, अर्थात ये अभिकेंद्रण बल के प्रभाव में ये बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन उसी कक्ष में बना हुआ है। इसका एक दूसरा कारण है कि इसके यानी पृथ्वी और इसके बीच में, इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ME और इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ध्यान में रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रण बल कक्ष में बराबर होते हैं। इसीलिए कोई उपग्रह अपने ही कक्ष में ग्रह के चारों तरफ घूम रहा होता है। जो ही कोई ज़्यादा होगा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो गया तो खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, अपने केंद्र की ओर खींच लेगा, और अगर कहीं अभिकेंद्र बल ज़्यादा हो गया तो अपने कक्ष से भाग जाएगा वो। तो ध्यान में रखना, अपने कक्ष में वेलोसिटी करते रहे। इसके लिए आवश्यक क्या है? अभिकेंद्रण बल, अभिकेंद्र बल बराबर हो, बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्र बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। तो m द्रव्यमान m है, इसका m लेंगे, उसका वेलोसिटी वहाँ क्या हमने लिया है? v_o। तो mv² यानी v_o²/r क्या है? तो इसके केंद्र से इसकी जो दूरी है, यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, r बराबर RE प्लस h। लेकिन फिलहाल हम RA लेकर के चलते हैं। अब दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर के बीच में, दोनों के केंद्र के बीच का डिस्टेंस r है, तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? G_m_e/r²। इससे आप इस m से इस m को काट दें, इस r से इस r को काट दें, VO बराबर हो गया G_m_e/r।
या वी ओ, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर अगर हमसे पूछा जाता कि वी ओ कितना है, तो वी ओ बराबर हमारा हो जाता जी एम ई बटा आर ई प्लस एच। जी एम ई प्लस आर ई पर जी एम ई रूट अंडर आर ई प्लस एच, ये हमारा होता है कक्षीय वेग। तो ध्यान में रखना है, कक्षीय वेग के लिए अब अगर हमको जी का वैल्यू बैठा देंगे, एम ई का वैल्यू बैठा देंगे, आर ई का वैल्यू बैठा देंगे और पृथ्वी की सतह से उस कक्ष की जो उसका हाइट दिया हुआ है ये अगर हमको ज्ञात होगा, तो हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कक्षीय वेग की गणना कर सकते हैं, कक्षीय वेग का लगा सकते हैं। इस इक्वेशन को एक दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं, जैसे ही ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम लोग स्मॉल जी बराबर, इस फिगर को थोड़ा मिटाते हैं, स्मॉल जी बराबर हमने पढ़ा है होता है जी एम ई बाई आर स्क्वायर। तो अब आर ई स्क्वायर होता है, सॉरी आर ई स्क्वायर, इसलिए जी एम ई अगर हमको निकालना है तब हम क्या लिख सकते थे, जी आर ई स्क्वायर। अब जी एम ई के बदले इस वैल्यू को बैठाइए, तो वी ओ बराबर जी एम ई अर्थात जी आर ई स्क्वायर और बटा आर ई प्लस एच। इस आर ई को हम चाहें तो बाहर कर सकते हैं, तो आर ई जी बटा आर ई प्लस एच, ये भी हमारा होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का व्यंजक हो सकता है। अब यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं, एक उपग्रह को एक चक्कर लगाने में, अपने कक्ष में एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहेंगे उसका परिक्रमण काल। तो अब जैसे मान लेते हैं ये ग्रह के चारों तरफ कोई उपग्रह अगर आर, इसकी गणना करना पड़े, वी ओ वेलोसिटी से जा रहा है, ध्यान में रखिए इसका डिस्टेंस आर है, इसके परिक्रमण काल की गणना कर, परिक्रमण काल पहले समझ लेते हैं। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है किसी उपग्रह को अपने ग्रह में के चारों तरफ अपने कक्ष में, नियत कक्ष में एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। अब जैसा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण कर रहा है तो एक चक्कर मारने में उसको जो समय लगा उसको परिक्रमण काल कहते हैं। अब परिक्रमण काल क्या होगा, तो कक्ष की परिधि यानी साल जितना उसको एक चक्कर में जो दूरी तय करनी पड़ेगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी जो तय करनी पड़ेगी वो किसके बराबर होगा, कक्ष की परिधि के। तो परिक्रमण काल बराबर हो जाए हमारा हो जाएगा कक्ष की परिधि, परिक्रमण काल कक्ष की परिधि बटे ऑर्बिटल वेलोसिटी बटे कक्षीय वेग। कक्ष की परिधि क्या है, 2 पाई आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ। अब हम इसको अगर बैठा दें यानी 2 पाई आर अपॉन रूट अंडर जी एम ई बटा आर, अगर इस जगह पर हम अगर चाहें तो आर के बदले आर ई प्लस एच बैठाएं तो हो जाएगा हमारा टी बराबर, टी फॉर परिक्रमण काल, टी बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच और अंडर रूट जी एम ई बटा आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच का पावर यहाँ 1 है, नीचे से पावर 1/2 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा 2 पाई
आर ई प्लस एच, ध्यान में रखिए इसको ऊपर ले जा रहे हैं, आर ई प्लस एच का पावर 1/2 और नीचे जी एम ई यानी 2 पाई आर ई प्लस एच का पावर 3/2 बटा अंडर रूट जी एम ई परिक्रमण काल। देखिए अब इसको जो हमारा अगर कक्षा की त्रिज्या अपने ध्यान में होगा, कैप्लर्स के नियम का अगर हम इसे डेरिवेशन करना चाहें तो निकलेगा। स्क्वायर कर देंगे अगर दोनों तरफ हमारा, तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का पावर 3 और इधर हो जाएगा जी एम ई। तो ज़रा देखिए कि 4 पाई ये सब कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर वैरीज करेगा किसके, आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच मतलब आर। तो हमें ध्यान में होगा कि कैप्लर साहब ने जो नियम दिया था कि परिक्रमण काल का वर्ग कक्ष की त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, इससे प्राप्त हमारा हो जाता है। अब हम यहाँ देख ले टी बराबर हमने लिखा है 2 पाई आर ई प्लस एच 3/2 रूट अंडर जी एम ई। फिर चाहेंगे अगर तो जी एम ई बराबर हमने जो अभी जिक्र किया था, जी एम ई बराबर होता है जी आर ई स्क्वायर। इसको बैठा सकते हैं हम यहाँ, तो उतना बैठाएंगे तो फिर आ जाएगा हमारा, इससे हम यह भी लिख सकते हैं टाइम पीरियड बराबर टी 2 पाई आर ई प्लस एच 3/2 और इसको बैठाइए तो सीधा आप लिखिए और स्मॉल जी बाहर आ जाएगा और सॉरी आर ई बाहर आ जाएगा और अंदर में रह जाएगा रूट अंडर जी। तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई रूट जी आर ई प्लस एच 3/2 बटा आर ई। ये था हमारा क्या चीज़, परिक्रमण काल। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के तल के काफ़ी समीप से गुजरता है, पृथ्वी के तल के काफ़ी समीप से गुजरता है, तो हम एच को नेगलेबल मान लेंगे और तब हमारा जो परिक्रमण काल होगा एच को नेगलेबल मान लेना है। अर्थात और पृथ्वी के करीब काफ़ी सतह से के करीब से गुजरता है तो मूल रूप से आर ई केवल बच जाएगा। तो टी बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई रूट जी। किसके लिए हम कह रहे हैं, पृथ्वी के सतह के करीब से गुजरने वाले किसी उपग्रह का परिक्रमण काल, और यहाँ इंटू आर ई का पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे आर ई। तो अगर हम पूरा वैल्यू बैठा दें 2 पाई रूट जी आर ई का पावर 3/2 -1 2 पाई रूट जी आर ई का पावर 3/2 में से 1 यानी सीधे हो जाएगा आर ई का पावर ये ऐसे यानी हो जाएगा 2 पाई आर ई बटे जी। अब हम रेडियस के बदले आर ई के बदले नियर अबाउट बैठाइए 6.4 × 10⁶ मीटर और जी बैठाइए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पाई का भी वैल्यू बैठा दीजिए 22/7 या 3.14। तो टी अगर ये सारा कैलकुलेशन हम करेंगे 2 पाई आर ई बाई जी, तो लगभग हो जाता है हमारा 84.6 मिनट के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है, याद रखने के लिए हम रख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के करीब से गुजरने वाला किसी उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वह लगभग 84 मिनट होता है। 84 दशमलव से कुछ मिनट, क्योंकि हमने एक अनुमान ही लिया है, सारा वैल्यू बैठाएंगे तो इस तरीके से आएगा।
और पृथ्वी की सतह के करीब से गुजरने वाला का परिक्रमण काल निकालने के लिए हमारा हो गया 2 पाई √r/e/g। अब अगर ये जाना जाता कि पृथ्वी की सतह से करीब से गुजरने वाले पृथ्वी की सतह के करीब से गुजरने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग VO बराबर, इसका कक्षीय वेग VO कितना हो जाएगा? तो देखिए √GME/RE कर देंगे, H नेक लेवल हो जाएगा तो 2GME/RE करेंगे। अब यहाँ फिर वही GME बराबर बैठाइए GRE² तो VO बराबर बैठाइए GME के बदले उतना यानी GRE² कट गया तो इस वेलोसिटी और वाइटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारा? VO बराबर हो गया हमारा √GRE। ध्यान रखना है पृथ्वी की सतह से करीब से गुजरने वाले किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वह GRE होता है। थोड़ा सा पीछे हमने देखा था कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है तो √2GRE था, यानी पलायन वेग यह कितना था? VE बराबर √2GRE। कक्षीय वेग कितना आया है हमारा? कक्षीय वेग VO बराबर √GRE। तो यदि हमें पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध स्थापित किया, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध देख लेते हैं। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। हम पलायन वेग बटे कक्षीय वेग बराबर VE बटे VO बराबर √2GRE बटे √GRE। √GRE कट गया यानी बच जाएगा √2। इसलिए पलायन वेग जो होता है √2 गुना कक्षीय वेग, यानी VE बराबर 2 × VO। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि VE/VO जो होता है वह √2/1 होता है। लेकिन ऐसी धारणा हमको केवल इस रूप में देखनी है जब पृथ्वी की सतह के करीब से कोई उपग्रह गुजरता है, तब पृथ्वी की करह से ज़्यादा दूरी पर होगा तब ऐसा नहीं हो सकता है। आगे हम लोग बाद में विचार करेंगे कि भूस्थिर कक्ष किसे कहते हैं और भूस्थिर कक्ष में किसी ग्रह को जब भेजा जाएगा तो किस वेलोसिटी से वहाँ चक्कर काटता है, उसकी ऊंचाई कितनी है। इसके साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।